हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है इंडिया जीके की क्लास? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो क्लासेज है वो सीटी के पेपर में बहुत लाभदायक होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं डे 10 और हमारा इंडिया जीके के जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? प्रवाहित तो होती है पर उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। ये हमारा सवाल है। देखिए, चार नदियां हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नदियां है सिंधु नदी तंत्र का पार्ट। सिंधु नदी तंत्र जिसको हम बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। हिमालय नदी तंत्र, इसमें से निकलती है तीन नदियां इंपॉर्टेंट। एक है सिंधु, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का भी मैंने आपको बताया था, सांगपो रिवर, ठीक है, तिब्बत से निकल रही है। तो तीन नदियां हिमालय नदी तंत्र की तीन इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसमें एक है सिंधु रिवर, इंडस रिवर। इस सिंधु रिवर से पांच नदियां निकलती है, हम बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। पांच नदियां निकलती है, चार तो ये वाली झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब, और एक नदी है व्यास। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि चार नदियां हैं, उनमें से भारत से किस नदी का उद्गम नहीं है? देखिए, झेलम नदी निकलती है आपके, झेलम नदी निकलती है, ये है भारत में पीर पंजाल पर्वत, जो कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर का वृहद हिमालय है, वहां का पार्ट है पीर पंजाल पर्वत। इस पीर पंजाल जो पर्वत है, वृहद हिमालय का पार्ट है, इसकी जो तलहटी है उसमें से निकलती है, जगह है वेरीनाग झरना। क्या है? वेरीनाग झरने से कौन सी नदी निकली? झेलम। याद करने के लिए बता दूं, झेलम झरने से निकलती है। जय से जय, झेलम नदी कहां से निकलती है? वेरीनाग झरने से। ठीक है, अब देखिए ये नदी निकल गई, ये तो भारत की हो गई। अगली नदी, दूसरी नदी है सतलुज। सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है राकसताल या राक्षसताल, मैंने आपको बताया था। मानसरोवर झील के निकट है एक जगह जिसका नाम क्या है? राकसताल या राक्षसताल। और ये इलाका पड़ता है तिब्बत के आसपास का। तो ये भारत से नहीं निकलती ये नदी। ये कहां से निकलती है? ऊपर तिब्बत से निकल के आती है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल या राक्षसताल से। झेलम नदी है, इसका बताया मैंने कहां से? वेरीनाग झरना, पीर पंजाल में। ठीक है, वेरीनाग झरना। और झेलम नदी के किनारे एक खूबसूरत शहर बसा हुआ है जिसका नाम है श्रीनगर। ठीक है, सतलुज भारत से नहीं निकलती है। पंच नदियों में एक रावी नदी है, इसके बारे में देख लेते हैं। रावी नदी निकलती है आपके हिमाचल में, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कांगड़ा में है कुल्लू की पहाड़ियां, इन कुल्लू की पहाड़ियों में है रोहतांग दरा। इस रोहतांग दरे से निकलती है कौन सी? रावी। इस नदी के दो और नाम है, वो भी देख लीजिए। एक है आपके, इसको पुरुषनी भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। पुरुषनी और इरावती किस नदी के उपनाम है? कौन सी नदी है? रावी। ठीक है, कांगड़ा जो जिला है उसमें कुल्लू पहाड़िया है, उसमें रोहतांग दरे से कौन सी नदी निकल रही है? आपके रावी नदी। ठीक है, चिनाब का देख लेते हैं। चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल एक जगह है, लाहौल, वहां पे है बाड़ा लाचा दर्रा। इस बाड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब जी नहीं, इस दर्रे से निकलती है आपके एक नदी, दो नदियां, एक है चंद्र और एक बागा। ये दोनों नदियां मिलकर बनाती है चिनाब। तो हिमाचल में इस नदी को बोलते हैं चिनाब को, कौन सी नदी? चंद्रभागा। ठीक है, तो ये हमने चार नदियों के बारे में देख लिया, उसका उद्गम स्थल देख लिया। सतलुज भारत से नहीं बहती, ये राकसताल, मानसरोवर झील के निकट राकसताल है, वहां से निकलती है। और इसी नदी पे बना है एक फेमस डैम जिसका नाम है भाखड़ा नागल। तो मैंने आपको एक सवाल में
7-8 सवाल बता दिए हैं। ये मैप है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बताया मैंने आपको झेलम रिवर, ये है आपके रावी, ठीक है, और ये है आपके सतलुज जो ऊपर से निकल के आ रही है, ठीक है, और एक नदी है कौन सी, आपके चिन्नाब, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, गुरु महिसाणी, सुलेपत व बादाम लौह अयस्क क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? गुरु, महिसानी, सुलेपत और बादाम, ठीक है, ये भारत के किस जो राज्य में स्थित है, ये हमारा सवाल है। देखिए लौह अयस्क की यदि हम बात करें, थोड़ा सा आपको बता दूं, लौह अयस्क है, उसकी 4 प्रकार के किस्में है, 4 टाइप के लोह किस जो अयस्क है वो मिलते हैं। एक है मैग्नेटाइड, एक है हेमेटाइड, एक है लिमोनाइट और एक है आपके सेडेराइट। तो ये जो 3 लोकेशन है, गुरु महिसानी, सुलेपत और बादाम, ये है ओडिशा का एक जिला है मयूरगंज। ओडिशा में कौन सा जिला है? मयूरगंज, वहां के ये 3 क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो हेमेटाइड किस्म का जो लोहा है, इसके ये प्रमुख क्षेत्र है। ओडिशा हेमेटाइड का शीर्ष भंडारक राज्य है, जहां पे हेमेटाइड किस्म के लोहा है वो पाया जाता है। 3 क्षेत्र है, गुरु महिसानी, सुलेपत और बादाम लोहा अयस्क क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कुछ क्षेत्र वो मेंशन कर रखे हैं, जैसे ये मयूरगंज जिला है उड़ीसा में, ये जो क्षेत्र है वो तीनों मैंने जो आपको बताए, जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र में, इधर आप देखिए शिमोगा है कर्नाटक में, ठीक है, और आपके ये कुद्रेमुख है, 2-3 जगह है, सलेम है यहाँ पे तमिलनाडु में, सलेम जो एरिया है वो भी लो अयस्क का क्षेत्र है। उसके बाद सिंह भूमि है झारखंड में, ठीक है। इधर आपके देखते हो आप थोड़ा बंगाल में जो पार्ट है वो मयूरगंज हो ही गया, दुर्ग है, छत्तीसगढ़ में बस्तरपुर है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी, ठीक है, लोहे के प्रमुख अयस्क क्षेत्र। अब आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल, गंगावन, विजय, जवाहर, रतन, रंजीत किस फसल की प्रमुख किस्में है? इसमें 2 नाम और ऐड कर लीजिए, एक किसान और एक सोना। ये कौन सी फसल की प्रमुख किस्म है, ये हमारा सवाल है। इसका राइट आंसर होगा आपके मक्का। मैं लगभग हर सवाल करवाता हूं जिसमें जो 4-5 फसलें हैं, साथ में चाय और कॉफी है, वो सारी करवा चुका हूं आपको, सबकी किस्में भी बता चुका हूं, तापमान, वार्षिक वर्षा वितरण, कौन से प्रमुख जो उत्पादक राज्य है, वो सारी चीजें मैं आपको एक सवाल में बताता रहता हूं। देखिए मक्का जो है, मक्का ये एक तो आप ये देख लीजिए कि 20 से लगभग 25 डिग्री क्या चाहिए, मक्के को तापमान चाहिए, ठीक है, आदर्श तापमान की स्थिति। दूसरा मक्के की यदि हम बात करें तो जो मक्का होता है आपके, सॉरी ये 25 से 30 कर लीजिए, 25 से 30 डिग्री क्या चाहिए, तापमान चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि मक्के के लिए चाहिए हमें वार्षिक वर्षा वितरण 50 से लेके लगभग 80 सेंटीमीटर क्या है, वार्षिक वर्षा चाहिए मक्के के लिए, वार्षिक वर्षा। यदि हम बात करें मक्के की फसल के लिए, जो आदर्श मिट्टी है वो चाहिए हमें नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, ठीक है। तो भारत में एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है वो मक्के का क्या है, शीर्ष राज्य है, मक्के के उत्पादन में शीर्ष राज्य, ठीक है। तो ये हमने 4-5 जो फैक्ट है वो मक्के के बारे में देख लिए। गंगावन, विजय, जवाहर, रतन, रंजीत, किसान, सोना, ये क्या है, मक्के की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, वो क्या होता है कि कुछ मान लीजिए एक राज्य है या 2 राज्य है, उनके मतलब मान लीजिए 4-5 कोई राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उनको एक सम्मिलित करते हुए एक बड़ा एरिया होता है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग वो आपके अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षण रिजर्व है,
या कुछ पारिस्थितिकी से वो संवेदनशील एरिया है, तो एक बड़ा एरिया जब कवर किया जाता है उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके 3-4 भाग होते हैं, इतना डीप में भी हमें नहीं पढ़ना कि इसका बफर जोन होता है, एक सेंट्रल कोर होता है, वो सारा हमें नहीं पढ़ना, पर मुख्यतः हमें नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा इसका राइट आंसर होगा, ये है डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा कहाँ पे है? ये है असम में। असम के 2 जिले हैं, एक है डिब्रूगढ़ और एक है तिनसुकिया। तिनसुकिया एक जिला है असम में, ठीक है। तो ये 2 जिले हैं, वो सम्मिलित करते हैं कौन से, इसको बायोस्फीयर रिजर्व को, डिब्रू साइखोवा, ठीक है। अब सबसे छोटा है तो सबसे बड़े की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा है आपके कच्छ का रण। ये जो कच्छ का रण है ये कहाँ पे है? गुजरात में। ये है गुजरात में, और ये सबसे बड़ा क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी है तमिलनाडु में, और ये अगस्त्यमलाई है तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। और एक फैक्ट आपको और बता दूं मैं, नीलगिरी और अगस्त्यमलाई है ये यूनेस्को जो नेटवर्क है उस पे भी क्या है? रजिस्टर्ड है। यूनेस्को के नेटवर्क पे नीलगिरी और अगस्त्यमलाई रजिस्टर्ड है। सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा असम में, सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत का, कच्छ का रण जो है गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, चाय वर्षा व कॉफी वर्षा का संबंध है। अब आप क्वेश्चन देखते ही आप सोचोगे ऐसी कौन सी बारिश हो रही है? कोई टी लवर होगा वो जाएगा जहां पे चाय की बारिश हो रही है, और कॉफी का जो शौकीन होगा वो जाएगा जहां कॉफी की बारिश हो रही है। पर ऐसा नहीं है, ये जो वर्षा है वो हमारे जलवायु से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में जलवायु टॉपिक भी है हमारे, ठीक है। तो चाय वर्षा व कॉफी वर्षा का संबंध किससे है ये पूछा है, कि ये वर्षा मानसून से पहले की वर्षा है, या मानसून के दौरान की वर्षा है, या फिर शीतकालीन बारिश है, या फिर मानसून के जाने के तुरंत बाद जो बारिश होती है वो है। ये हमारा सवाल है। देखिए, भारत में जब हम बात करते हैं कि यदि हम बात करें तो भारत का जो उत्तर और पश्चिमी जो एरिया है, उत्तर पश्चिमी एरिया, हमारे जब गर्मी स्टार्ट होती है इस एरिया में, भारत में जब मार्च के बाद जनरली क्या है, गर्मी का सीजन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी। मई जून वो जुलाई में तो मानसून स्टार्ट हो जाता है, फिर मान लीजिए मई और जून का टाइम है, मार्च के बाद का टाइम है, तब हम देखते हैं कि हमारे मई और जून के अंदर बहुत ही मतलब गर्म हवाएं चलती है, जिनको हम बोलते हैं लू, ठीक है। लू से आप भली भांति परिचित हो, हम सब मुंह पे दुपट्टा बांध के लू से बचाव करते हैं। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें या हमारे शेखावाटी की बात करें तो हम राबड़ी पीते हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ पीते हैं कि लिक्विड ज्यादा लो। तो इस एरिया में तो लू चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? उच्च दाब है वायु का। और भारत का जो कोस्टल एरिया है, दक्षिणी एरिया या पूर्वी एरिया की बात कीजिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, यहाँ पे क्या है? निम्न दाब है और आर्द्रता है बहुत ज्यादा। अब ये जब आर्द्रता युक्त हवाएं जब इन हवाओं के संपर्क में आती है तो मानसून से पहले भारत में कुछ इलाकों में बारिश होती है। अब उन बारिश का अलग अलग नाम है, वही है चाय वर्षा और कॉफी वर्षा। ये कौन सी बारिश है? मानसून आने से पहले गर्मी के दौरान की बारिश, ठीक है। जो हमारे लू चलती है, इधर से ये हवाएं उठी आर्द्रता युक्त, तो क्या होता है, हम देखते नहीं है क्या गर्मियों में, जब मतलब मानसून से काफी टाइम पहले गर्मियां जैसे मान लीजिए चल रही है, उस दौरान कई बार धूल भरी आंधियां चलती है, कई बार बिजली चमकती है, ठीक है। तो वो सारी क्या है? यही बारिश होने के संकेत होते हैं। अब जिन इलाकों में जिन फसलों के लिए वो उपयोगी बारिश हो रही है उनको नाम दे दिया गया है, पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल एरियाज है उनमें। तो चाय वर्षा बोलते हैं किसको? मानसून से पूर्व की वर्षा। कहाँ होती है चाय वर्षा? बोलते हैं हम असम में। असम में भाई चाय उत्पादक राज्य है। कॉफी का मैंने लास्ट सीरीज में ही बताया था आपको। कर्नाटक क्या है? मेन इंपॉर्टेंट राज्य है। तो कॉफी जो वर्षा कर्नाटक में बोलते हैं, और कर्नाटक में एक नाम और है, इसको चेरी ब्लाज्म में भी बोलते हैं, ठीक है। चेरी ब्लाज्म में भी इसको बोला जाता है इस बारिश को। उसके अलावा केरल में जो ये बारिश है इसको बोलते हैं हम मैंगो शावर, आम्र वर्षा इसको बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, मैंगो सावर्स केरल में बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें बंगाल में, इसको बोलते हैं काल बैसाखी। बंगाल में इस बारिश को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी, ठीक है। तो ये हमने कुछ एरिया में देखा। इसके अलावा आपसे पूछ ले, मान लीजिए ओडिशा में इस बारिश को बोला जाता है हार्वेस्टर। तो ये मैंने आपको 10-12 फैक्ट बता दिए, ठीक है। अगला सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? ऐसे सवालों को आप इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए, क्योंकि ऐसे सवाल गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऑप्शन है वो ऐसे लगते हैं हमें कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसलिए क्या कि इसमें पढ़ाई काम आती है। यदि आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी है तब ऐसे सवालों को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक है वो आयोजित किया गया था। देश में एक इंपॉर्टेंट ये हुआ था आंदोलन, बंगाल विभाजन जब हुआ, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी, उसके बाद भारत में बहुत ही विरोध की प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली। बंगाल विभाजन की यदि हम बात करें तो बंगाल जब विभाजन हुआ, इसमें 3-4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो ये पूछ सकते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई, डेट पूछ सकते हैं फैक्ट कि बंगाल विभाजन की कब घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है आपके 20 जुलाई 1905 में, ठीक है। 20 जुलाई 1905 में होती है बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ। तो हमारा क्या है सवाल कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया, बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। तो लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो इस दिन क्या है कि राष्ट्रीय शोक दिवस है, उसका आयोजन किया गया। यहीं से एक सवाल और पैदा हो जाता है, वो होता है कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट कौन सा हुआ, बंग भंग आंदोलन। भाई बंगाल है उसको जब विभाजन किया गया बंगाल का, तो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया अंग्रेजों को देखने को मिली भारतीयों द्वारा, ठीक है। अब बंग भंग जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने इस अवधि में एक गीत की रचना करी जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने एक गीत की रचना करी जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। ये गीत इन्होंने इस दौरान रचना करी और आज वर्तमान में बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान है, ये गीत अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ जी टैगोर है, इन्होंने बोला जो बंगाल में कि भाई सब लोग एक दूसरे को राखी बांधो, एकता दिवस मनाओ, भाईचारा दिवस मनाओ, और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि है वो भी त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब 1911 में क्या होता है, जब देश में कड़ा इसका विरोध होता है तो इसको 1911 में क्या है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। एक फैक्ट आपको बता दूं, जब ये लागू होता है, जब इसकी घोषणा होती है, तो भारत में वायसराय कौन था, कर्जन। सवाल आ सकता है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, वो था कर्जन, ठीक है। जब ये रद्द होता है तब है होर्डिंग, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट और मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक है भारत विभाजन के दिन, तो भारत का विभाजन कब होता है, 1947 में, जब माउंटबेटन बोलता है कि भारत 2 डोमिनियन स्टेट बनेगा, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो जब ये बोला गया तो भारत का विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो इस दिन तो नहीं मनाया गया था। उसके बाद है एक फैक्ट देख लीजिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दिन। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सवाल पूछ सकते हैं इसके बारे में भी कि जो सूरत अधिवेशन है वो होता है 1907 में। और ये बेसिकली सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना हुई। ये हुआ इसमें कि एक था गरम दल और एक था नरम दल, गरम दल और नरम दल। आपने इतिहास यदि थोड़ा बहुत पढ़ा है तो गरम दल और नरम दल के बारे में सुना है। गरम दल में 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुए जिनको हम
लाल बाल पाल बोलते हैं, ठीक है। गर्म दल में थे लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल जी, ठीक है। लाल बाल पाल इनको संज्ञा दी जाती है। होता यह है, सूरत अधिवेशन में 1907 में रास बिहारी बोस जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है इस अधिवेशन का। तो जो गरम दल का जो गुट था वो था नाराज, ये बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष। तो गरम दल और नरम दल मतलब कांग्रेस जो है दो धड़ों में बढ़ती है सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। तो ये सूरत अधिवेशन हो गया। जलियांवाला बाग की बात करें तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो आपके होता है कब, ये होता है, इंपॉर्टेंट डेट है 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की घटना होती है। अमृतसर में एक छोटा सा गार्डन है जलियांवाला बाग, ठीक है। ये जो बाग है एक छोटा सा गार्डन था। अब यहाँ पे क्या होता है, इस गार्डन के तीनों तरफ दीवारें थी। अब एक डेट है इंपॉर्टेंट वो भी, क्योंकि 10 अप्रैल को क्या होता है, 10 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यानंद और डॉक्टर वो सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को कर लिया जाता है गिरफ्तार। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो आप वो समर्थक है वो इकट्ठे होते हैं कि भाई इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। अब जनरल डायर था, उसने गोलियां चलवाई और ये एक इतिहास में एक काला अध्याय भारत के लिए रहा, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, 379 बताते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे, ठीक है। तो वो मारे गए, निहत्थे जो बेचारे अपने भारतीय थे वो शहीद हो गए इस जलियांवाला बाग में। डेट है 13 अप्रैल 1919। उसके बाद अभी मूवी चल भी रही है ट्रेंडिंग में, ठीक है। 28 मार्च 1940 को 21 साल के बाद बदला कौन लेते हैं जनरल डायर का, उद्यम सिंह जी। उद्यम सिंह जी इनको गोली मार के उड़ा देते हैं, ठीक है। जनरल डायर को उड़ा देता है, ठीक है, उद्यम सिंह जी उड़ाते हैं, ठीक है। ये हो गई जलियांवाला बाग की बात। तो हमने सारे ऑप्शन है वो देख लिए, आपके लगभग 3-4 टॉपिक है वो हिस्ट्री के हो गए। शोक दिवस कब मनाया गया, बंगाल विभाजन। डेट याद रख लीजिए, घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, लागू होता है। लागू होने के टाइम पे कर्जन है घोषणा और लागू में। बंग बंग आंदोलन शुरू होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ये अमार सोनार बांग्ला एक गीत रचते हैं जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उसके अलावा ये नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। बंगाल में भाईचारे के लिए राखी दिवस मनाने की शुरुआत होती है, ठीक है। 1911 में ये रद्द होता है। 1911 में ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और निकल के आता है, लास्ट ईयर सवाल भी पूछा गया था। जो आपकी राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होती है, ठीक है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कब होती है, 1911 में, ठीक है। अगला सवाल, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संस्था है, रही थी और आज वर्तमान में भी है, क्योंकि 1984 में इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई। और ये यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, यहाँ पे बहुत सारी पांडुलिपि, शिलालेख और आपको म्यूजियम टाइप में मिलेंगे। जब अंग्रेज भारत पे शासन करने आए तो इनको लगा कि भारत के जो धर्म दर्शन है, भारत का जो जातीय समाज है, भारत का जो धार्मिक समाज है, भारत के जो कल्चर है, रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, इनके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं, ये विलियम जोन्स है, ये स्थापना करता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की 1784 में, ठीक है। विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और 1984 में इस संस्था को क्या है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। अगला सवाल है धार्मिक, ये हो गया लास्ट वाला, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर। अगला सवाल है धार्मिक सामाजिक आंदोलन के दौरान स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाओं के संबंध में असंगत है, क्या है, असंगत पूछा है। कुछ प्रमुख संस्थाएं दे रखी है, उसके बाद उनके संस्थापक पूछे हैं। पहला है पूना सेवा सदन, याद रख लीजिए ये रमाबाई रानेडे बिल्कुल सही है इसमें। दूसरा है रहनुमाई मजदायसान, रहनुमाई मजदायसान है ये दादाबाई नौरोजी द्वारा स्थापित है। और दादाबाई नौरोजी क्या थे, पारसी।
समुदाय से बिलोंग करते थे, तो पारसी जो समुदाय है उसके सामाजिक सुधार के लिए ये संस्था इन्होंने स्थापना करी। उसके बाद है भारत सेवक समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है ये भी। चौथा है साधारण ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है समाज सुधार आंदोलन में, ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए साधारण ब्रह्म समाज है, ये केशव चंद्र जी सेन द्वारा नहीं बनाया गया, केशव चंद्र जी सेन द्वारा बनाया गया भारतीय ब्रह्म समाज। मैंने आपसे पहले भी एक सवाल इससे पूछा था, भारतीय ब्रह्म समाज, और मैंने आपको यह भी बताया था 1828 में स्थापना होती है ब्रह्म समाज की, ठीक है। कौन करते हैं? राजा राममोहन राय जी। राजा राममोहन राय 1828 में स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज की, और इसका विभाजन होता है, फर्स्ट विभाजन ब्रह्म समाज का वो होता है 1866 ईस्वी में, जब भारतीय ब्रह्म समाज बनाते हैं कौन? केशव चंद्र सेन। तो फिर साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया? जब 1866 के बाद ब्रह्म समाज का सेकंड विभाजन होता है, वो होता है 1878 में, ठीक है। तो साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। तो इसमें असंगत कौन सा है? फोर्थ। अगला सवाल, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? देखिए गणपति पर्व जो आज भी हमारे भारत के लगभग पूरे एरिया में ही मनाने वो जाने लगा है, गणपति विसर्जन। महाराष्ट्र में सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत करते हैं 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति महोत्सव मनाने की शुरुआत करी। इन्होंने दो महोत्सव मनाने की शुरुआत करी थी, एक तो गणेश महोत्सव, गणेश पर्व, और एक शिवाजी पर्व भी इन्होंने मनाना स्टार्ट किया। बाल गंगाधर जी तिलक हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। एक तो ये कि ये गरम दल में थे, लाल बाल पाल, मैंने आपको बताया। दूसरा, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। सवाल आ सकता है एग्जाम में, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के ये संस्थापक सदस्य थे गणेश जी अयंगर, तो वो गणेश आगरकर ने ये संस्था बनाई थी। संस्थापक साथ में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी भी थे। एक इन्होंने बनाई अखिल भारतीय होम रूल लीग, बेलगाम में, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिए। एक बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, कृति है, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, गीता रहस्य। ये भी आप याद रख लीजिए। गीता रहस्य किसकी रचना है? ये है बाल गंगाधर तिलक जी की। दो इनके न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र। एक है आपके केसरी, एक है मराठा। तो ये हमने बात करी बाल गंगाधर जी तिलक की। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया? राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी? ये सवाल है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र जी बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी महात्मा गांधी जी को क्या उपाधि दी? इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा। महात्मा गांधी जी के आगे महात्मा की जो उपाधि देखते हो वो दी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने महात्मा गांधी जी को कहा आधुनिक इतिहास के अजात शत्रु। यदि सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने महात्मा गांधी जी को कहा आधुनिक इतिहास के अजात शत्रु। विंस्टन चर्चिल है, इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या बोला? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। राष्ट्रपिता की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का और राजेंद्र प्रसाद जी ने आधुनिक इतिहास के अजातशत्रु बोला। अगला सवाल, अगला सवाल है इकोनॉमिक्स से। केंद्रीय बैंक द्वारा यानी आरबीआई द्वारा कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? ऐसे सवाल आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इन सवालों को करिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, देख लीजिए एक बार। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, 2-3 सवाल आ चुके हैं। आरबीआई तरलता प्रबंधन के लिए, तरलता मीन्स लिक्विडिटी यानी पैसा, कि भारत में मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, यानी महंगाई, कि भाई मंदी आ गई तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर कम करेगा, लोन ज्यादा मिले लोगों को, लोग ज्यादा पैसा खर्च करें ताकि मंदी से उबरे। महंगाई ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा आरबीआई, जो मौद्रिक नीति है उसको स्ट्रिक्ट करेगा, थोड़ा सख्त करेगा कि लोग कम खर्चें। वो मैंने आपको पहले डिस्कशन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है। देखिए, साख नियंत्रण का मतलब क्या है, बेसिकली बात कर रहा है मौद्रिक नीति की। आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए दो टाइप की चीजें अपनाता है, दो मेथड अपनाता है। एक को हम बोलते हैं परिमाणात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव, ठीक है, को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि बात डेटा में कर रहा है। मैं जैसे बात करूं कि एक तो होता है किसी का क्वांटिटिव गुण, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक, एक होता है गुणात्मक, ठीक है, एक होता है गुणात्मक जिसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। यानी आरबीआई जब डेटा स्टेट्स में बात करेगा तो मौद्रिक नीति के लिए, जैसे डेटा में कैसे बात करेगा, बैंक दर कम कर दो, सीआरआर कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, बैंक दर बढ़ा दी। मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति को मान लीजिए कम करना है, ठीक है, मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई तो क्या करेगा, सीआरआर क्या करेगा, बढ़ा देगा। मुद्रास्फीति को मतलब वो मंदी आ गई उससे उबरना है तो सीआरआर कम कर दी ताकि लोगों को लोन मिले। तो ऐसी जब चीज करता है उनको बोलते हैं परिमाणात्मक, जिसमें हम देखते हैं बैंक दर, बैंक रेट, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, ये सारी चीजें हम देखते हैं, एमएसएफ दर है, बहुत सारी चीजें हैं। जब डेटा या स्टेट्स में बात कर रहा है, क्योंकि क्लास में टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूं। गुणात्मक में क्या करता है, गुणात्मक में कुछ ऐसे गाइडलाइन फॉलो करवाता है बैंक से, कुछ ऐसी चीजें करने के लिए बोलता है ताकि सेम काम जो मौद्रिक नीति वाला है वो तरलता प्रबंधन हो सके। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए ये करता है ये तीनों चीजें, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, वो है बैंक दर। बैंक दर कौन सी है, परिमाणात्मक विधि है, ठीक है। बाकी की तीनों चीजें क्या है, गुणात्मक। जैसे सीमांत आवश्यकताएं, एक है प्रत्यक्ष कार्रवाई, एक ऋण की राशनिंग। सीमांत आवश्यकताएं क्या होती है, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। देखिए, जैसे मैं बैंक में गया लोन लेने, अब मैंने बैंक में कहा कि मुझे चाहिए लोन, तो बैंक मेरे को एक बड़ा अमाउंट लोन का देना चाह रहा है, पर बैंक बोल रहा है कि आपको एक सिक्योरिटी में कुछ आपको देना पड़ेगा। अब मैंने सोचा सिक्योरिटी में क्या दूं, तो बैंक बोला आप गाड़ी है, घर है, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने एक, मेरा घर है, उसकी कीमत है, मान लीजिए कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो मैंने बैंक को कहा मुझे, मेरे पास 10 लाख की सिक्योरिटी का एक घर है, तो आप मुझे मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं। तो बैंक बोला कि देखिए, आरबीआई द्वारा सीमांत आवश्यकताएं यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम पे, कि भाई लोन आप जो दे रहे हो सिक्योरिटी के बदले, उसमें आपको एक रेट बता रहे हैं हम, उस रेट को डिडक्ट करके फिर आप लोन दो। अब आरबीआई ने बोला कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये आप मान लीजिए 10% रखिए, सीमांत आवश्यकताएं, ठीक है। अब 10 लाख का घर है, 10% यानी 1 लाख रुपए, तो मेरे को बैंक मैक्सिमम लोन कितना देगा, 9 लाख रुपए का, ठीक है। ये हो गया सीमांत आवश्यकताएं। अब मान लीजिए आरबीआई चाह रहा है कि मंदी है, और ये सीमांत आवश्यकताएं जितना, आप मान लीजिए 10 लाख का घर है तो इसको 5% कर दिया कि चलो 50,000 का लोन और दे दीजिए, 9,50,000 का लोन मिल गया, ठीक है। दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई है। आरबीआई बैंक्स में क्या डायरेक्ट एक्शन लेता है कि हम जो बता रहे हैं वो बैंक्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित करने के लिए। एक है ऋण की राशनिंग। ऋण की राशनिंग का मतलब होता है ऋण को डिवाइड करना, कि हमें ऋण श्रमिकों के लिए कितना देना है, किसानों के लिए कितना देना है, इंडस्ट्री के लिए कितना देना है, उद्योगों को कितना देना है, इस चीज को बोलते हैं ऋण की राशनिंग, ठीक है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा बैंक दर। बैंक दर कौन सी है? परिमाणात्मक। बाकी की तीनों कौन सी है? ये है गुणात्मक। ठीक है, तीनों क्या है? गुणात्मक। अगला सवाल, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, यानी बात कर रहा है सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हमारा सवाल है। यही सवाल यदि आपको ना आए तो आप चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष है वो अभी काफी विवादों में चल रहे हैं। अभी हाल ही में हिडनबर्ग नाम से कोई वेबसाइट है, कोई एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। तो उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा यदि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह या सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे साइट्स वगैरह पे सर्च करते हैं तो इसके बारे में पता चलेगा। इनके जो अध्यक्ष है इनका नाम है माधवी पुरी बुच, और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष भी है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच जी। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जी भी है। ठीक है, अब बात करें सेबी की स्थापना की, थोड़ा सा देख लेते हैं। सेबी की स्थापना होती है 1988 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, अगला सवाल, फिलिप वक्र का संबंध है। आप सोचोगे ये फिलिप वक्र क्या आ गया? जनरली क्या है कि एक जनरलाइज करने के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे ज्यादा वक्र बनाना नहीं पूछेंगे, वो एक पूछेंगे कि किससे संबंध है, ऊपर से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, फिलिप वक्र जो होता है उसका संबंध किससे होता है? ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में रिलेशन को बताता है। ये बताता है कि मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी है इसमें ऋणात्मक संबंध होता है कुछ समय के लिए, यानी एक निश्चित समय के लिए होता है। ऐसे नहीं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है उसमें ऋणात्मक संबंध ही होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स यही बताती है कि भाई अन्य बातों को समान रखने पर या ऐसी सिचुएशन है वो कुछ टाइम के लिए ही होगी। तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध बताता है ऋणात्मक। पहला तो ये हो गया, फिलिप वक्र का किससे संबंध है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। संबंध क्या बताता है? ऋणात्मक। यानी यदि मुद्रास्फीति में रखूं इस साइड में कि भाई यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि ऐसे चार्ट बनाया जाता है, ऐसा वक्र बनाया जाता है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, मुद्रास्फीति में बढ़ाऊं तो बेरोजगारी क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है, इधर मान लीजिए बेरोजगारी है वो कम होगी, तो ये क्या है? ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, ये अगला सवाल हम देखते हैं। जीएसटी के अंतर्गत ई वे बिल की अनिवार्यता है। जीएसटी से लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था कि जीएसटी के जो आपके डिजिट होते हैं, जीएसटी जो नंबर होते हैं, उन पे सवाल पूछा गया था। ये सवाल हमारा हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। जीएसटी के अंतर्गत ई वे बिल की अनिवार्यता है, यानी आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन में, यदि आपने देखा होगा या आप कुछ सामान भेज रहे हैं तो उसमें यदि जीएसटी 50,000 रुपए से अधिक का सामान है, यानी 50,000 रुपए से अधिक की वैल्यू का कोई सामान है, वो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं, तो आप यदि बस में भेजो, चाहे ट्रक में भेजो, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भेजो, वो आपसे ई वे बिल मांगते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपए से अधिक के सामान पर। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में इस ई वे बिल की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए क्या है? ई वे बिल की लिमिट है। ठीक है, अगला सवाल, वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, जल्दीबाजी में आंसर देने की कोशिश ना करें। वस्तुओं, यहां लिखा है वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए, ये जो सवाल है वो हमारे सिलेबस में एक यूनिट है इकोनॉमिक्स में, भुगतान संतुलन। अब आप सोचोगे ये भुगतान संतुलन क्या होता है? हम राजकोषीय नीति पढ़ ली, राष्ट्रीय आय पढ़ ली, अब ये नई क्या चीज आ गई? देखिए, भुगतान संतुलन क्या होता है कि भारत का कोई नागरिक है, वो दूसरे देशों के साथ, मतलब भारत का दूसरे देशों के साथ क्या व्यापारिक संबंध है, हम कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, बाहर से हमारे एनआरआईज कितना पैसा भेज रहे हैं, बाहर से रेमिटेंस कितना आ रहा है, बाहर जो हमारे श्रमिक है वो कितना पैसा भेज रहे हैं, या फिर भारत कितना आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, एफडीआई का कितना पैसा आ रहा है, हम सर्विसेज कितनी बार भेज रहे हैं, कितनी आयात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो व्यापारिक लेन देन है विश्व के साथ, वो हम करते हैं भुगतान संतुलन में। एक बात तो ये हो गई, सिंपल सा इसको
इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया। ठीक है, अब हमें पूछा है वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर है। देखिए भुगतान संतुलन में क्या होता है, हम दो टाइप के खाते मेंटेन करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं, अब उनको वर्गीकरण तो आवश्यक है ही करना। तो इसके लिए हमने दो खाते मेंटेन किए। एक खाता है चालू खाता, ये क्या है चालू खाता। एक है कैपिटल अकाउंट जिसको हम पूंजी खाता बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं भुगतान संतुलन में कौन से दो प्रकार के खाते वो वर्गीकृत किए जाते हैं, चालू और कैपिटल। अब इस चालू खाते में क्या होता है, ये चालू होता है, ये बदमाश होता है। तो इसमें दो चीजें रखी जाती है, एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ाने लग गए आप, देखिए कुछ नहीं है। आयात और निर्यात किन का किया जाता है, या तो वस्तुओं का या सेवाओं का। दो ही तो चीजें होती है, वस्तु या सेवा। तो वस्तुएं क्या है, दिखती है, सेवाएं नहीं दिखती है। तो वस्तु किस में आएगी, दृश्य में। यदि मैं वस्तुओं का क्या करूं, आयात और निर्यात, तो वो सारी चीजें मैं कहां लिखूंगा, दृश्य चालू खाते के दृश्य भाग में। अदृश्य भाग में मैं क्या लिखूंगा, सर्विसेज सेवाएं। ठीक है, सेवाएं लिखूंगा मैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, बाहर उसका कोई लाभांश है, डिविडेंड है, वो मिल रहा है, हमें बाहर से कोई रेमिटेंस मिल रहा है। रेमिटेंस मतलब हमारे जो श्रमिक है बाहर कमा रहे हैं, दुबई में, सऊदी में, यूएसए में, वो पैसा भेज रहे हैं भारत में, तो वो कहाँ आएगा, इसमें अदृश्य वाले में। ठीक है, एक है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे निवेश आता है, या निवेश हम करते हैं बाहर, ठीक है, एफडीआई के रूप में, और बहुत सारी चीजें हैं। एक इसमें आप उपहार वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, उपहार वगैरह है, बाहर से कोई गिफ्ट वगैरह हमें मिलते हैं, निवेश। उसके बाद हम ऋण लेते हैं और देते हैं, बाहर से हम आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से क्या है, लोन वगैरह लेते हैं, या फिर हम बाहर के देशों को ऋण देते हैं। तो ये सारी चीजें आ रही है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल मतलब एक बड़ा अमाउंट है। आयात निर्यात यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है, वस्तुओं का आयात निर्यात कहाँ रहा है, दृश्य में। सवाल है वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर है। वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर क्या है, ये है व्यापार घाटा। यदि वस्तुओं, सिर्फ वस्तुओं की बात कर रहा है, उसका आयात निर्यात का अंतर क्या है, वो है व्यापार घाटा। और मैं बात करूं चालू खाते की, जो चालू खाता है इसके दृश्य और अदृश्य दोनों की, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चालू खाते का घाटा। ठीक है, अब है ट्विन घाटा। ट्विन घाटा किसको बोलते हैं, ट्विन घाटा बोलते हैं जब मैं चालू खाते का घाटा है, चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों देखूं तो, ठीक है, राजकोषीय घाटा, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ये ट्विन डेफिसिट, ट्विन घाटा। और भुगतान संतुलन मैंने आपको बता ही दिया, पूरा जो लेखा जोखा है वो भुगतान संतुलन में। लास्ट में हम देखते हैं कि भाई हम सरप्लस में है, अच्छी स्थिति में है, या हम माइनस में है, यानी घाटे की स्थिति में है। ठीक है, अगला सवाल। हो गए 15 सवाल, ठीक है आज के। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी क्या है, हौसला मिले, और हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएँ। थैंक यू।